हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने अपने रिसेप्टर्स को जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे आपके पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स। हमने जीपीसीआर, उनके रिस्पेक्टिव पाथवेज और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज दैट इज आरटीके, उनके रिस्पेक्टिव जो पाथवेज थे उन्हें डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली। नाउ नेक्स्ट टाइप के रिसेप्टर्स आ जाते हैं आप लोगों के पास में एनआरटीके, दैट इज योर नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है, दैट इज योर एनआरटीके। तो ये एनआरटीके के रिसेप्टर्स हैं। अब एनआरटीके के रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, इन ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपकी हमें देखने को मिलते हैं इम्यून सेल्स के अंदर। जैसे हमने एक देखे थे इससे पहले आरटीके वाले रिसेप्टर्स जो कि नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे। जो एनआरटीके हैं, ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाते हैं इम्यून सेल्स के अंदर, ठीक है, इम्यून सेल्स के अंदर हम इनको देखते हैं। और ये जो है इनके अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एब्सेंट होती है, ठीक है। जैसे जो आरटीकेज थे उनके अंदर हमने क्या देखा था कि उस रिसेप्टर का खुद ही का साइटोसोल का कुछ पोर्शन जो है फंक्शन कर रहा था एज एंजाइम, जबकि एनआरटीके के जो रिसेप्टर्स हैं उनके इन रिसेप्टर्स के अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है। रादर इनके अंदर जो ये रिसेप्टर्स होते हैं इनके साथ कोई एंजाइम जरूर अटैच होते हैं और उन एंजाइम्स की जो अटैचमेंट है रिसेप्टर के साथ में वो होती है बाय द नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन, ठीक है। तो आप लिखेंगे रिसेप्टर नॉट हैविंग इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी, रिसेप्टर नॉट हैविंग इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। रिसेप्टर नॉट हैविंग इंट्रिंसिक मतलब कि इन रिसेप्टर्स के अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट है रिसेप्टर, इस तरीके से अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका कोई जो है वो सिग्नल इसके साथ ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो रिसेप्टर जो है वो कैसा है इस टाइम डाइमराइज स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज, यानी कि जो टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। अब जैसे जो मैंने आपको पिंक कलर से दिखाया है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है। ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, ठीक है। दिस इज द नॉट डोमेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन एंड दिस इज द साइटोसोलिक पार्ट, ठीक है। और जब पिंक कलर वाला क्या है आपका पूरा का पूरा एनआरटीके का रिसेप्टर है, और जो ब्लू कलर से दिखाया है वो कोई एंजाइम है जो कि इसी रिसेप्टर के साथ में नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस की हेल्प से जॉइंट है, ठीक है। आप लोगों ने जो हाईलाइटेड इसमें एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है वो है कि नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड, ठीक है। जो एसोसिएशन है एंजाइम और रिसेप्टर के बीच में वो नॉन कोवेलेंट है, और इसी चीज पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन द एंजाइम शेयर विद द एनआरटीके रिसेप्टर, सो यू विल टेक ऑन द नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन, ठीक है। उसके बाद वही जो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके, क्योंकि ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द, ठीक है, रिसेप्टर्स जो हैं आर प्रेजेंट, receptors are present on the plasma membrane, ठीक
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स, राइट। उसके बाद रिसेप्टर के पास जो है वो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये बाहर वाली तरफ को क्या प्रेजेंट है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। जैसे यहाँ पे जहाँ पे येलो कलर से लिगेंड या बोल सकते हो कोई भी सिग्नल बाइंड हुआ, दिस इज द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। देन एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड टू द रिसेप्टर, enzyme non-covalently associated to the receptor, ठीक है, to the receptor, and this binding is on the cytoplasmic side, in the cytoplasmic domain, in the cytoplasmic, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका जो NRTK रिसेप्टर है, ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो फिर देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि एंजाइम्स एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ में, रिसेप्टर के साथ में, जैसे ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे। अब वो एंजाइम्स जो एसोसिएटेड है उनके नाम क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो एंजाइम्स एसोसिएटेड आर, ठीक है। जो एंजाइम्स इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइड में नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होंगे उन एंजाइम्स का नाम क्या होगा, तो आप लिखो एंजाइम्स एसोसिएटेड आर इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, एंजाइम्स एसोसिएटेड टू द रिसेप्टर। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है आपका जेनस काइनेज, एक एंजाइम का नाम है जेनस काइनेज, ठीक है, बोल सकते हो आप जैक। हेलो। और सेकंड वाले का नाम है CSRC, CSRC, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। और ये है आप बात कर रहे हैं अबाउट द, हम बात कर रहे हैं अबाउट द ये रिसेप्टर के बारे में बात की थी। और ये रिसेप्टर येलो कलर के अंदर जो है इट इज अबाउट द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द which are associated non-covalently with the receptor, ठीक है जी। ये दो चीजें आपको पता चल गई, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द NRTK। अब देखो सिग्नल्स एक्टिवेटिंग NRTK, जैसे हमने GPCR देखा था, पहले हमने उसका क्या किया था बेसिक, कि वो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो चीज देख ली थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसके जो सिग्नल्स हैं, कौन से सिग्नल्स आकर के एक्टिवेट करते हैं आपके GPCR को, वो देखा था। वैसे ही फिर हमने सेम चीज को कंटिन्यू किया आपके RTK के अंदर भी। हमने पहले उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन से सिग्नल्स जो हैं उसे एक्टिवेट करते हैं। तो सिमिलरली आप हेडिंग डालेंगे सिग्नल्स एक्टिवेटिंग NRTK, देख लो, सिग्नल्स विच एक्टिवेट NRTK, देखिए signals activating NRTK, ठीक है, NRTK। तो हम अभी देखेंगे सिग्नल्स, उन सिग्नल्स के नाम जो कि NRTK रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए, एक तो होते हैं साइटोकाइंस, देन इंटरफेरॉन्स,
उसके बाद इंटरल्यूकिन्स, ठीक है जी, इंटरल्यूकिन्स आ गए। इंटरल्यूकिन्स के बाद है आपका एरिथ्रोपोएटिन, देन ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन, एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि जब बाइंड हो एनआरटीके को तो वो उन एनआरटीकेस को कर देते हैं एक्टिव, ठीक है। अब देखो साइटोकाइंस, एक वर्ड होता है साइटोकाइंस, जब हम इम्यूनोलॉजी करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, और एक होता है साइटोकाइनिन। देखो ये दो वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साइटोकाइंस की। ये वर्ड है साइटोकाइनिन, दिस इज अ प्लांट हार्मोन, ठीक है, दिस इज अ प्लांट हार्मोन। इसकी बात नहीं हो रही इस केस के अंदर, ठीक है। बात हम यहाँ पे किसकी करते हैं? साइटोकाइंस की, जो कि इम्यूनोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज में आप लोगों ने बिल्कुल, कई बार ये जब ऑप्शंस देते हैं ना आपको एग्जाम के अंदर, जब आपको ऑप्शंस ही दी जाती हैं उसी में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। एक जगह लिखा होगा साइटोकाइन, एक जगह लिखा होगा साइटोकाइनिन, और फिर ऑप्शन एक जगह, जैसे अगर कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा होगा कि व्हाट आर द टिक द विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर द सिग्नल्स ऑफ एनआरटीके, तो आपको एक में ऑप्शन दे देंगे कि ठीक है साइटोकाइन का ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद साइटोकाइनिन का ऑप्शन दे देंगे, फिर थर्ड ऑप्शन दे देंगे बोथ 1 and 2, और फिर फोर्थ ऑप्शन दे देंगे आपको ग्रोथ फैक्टर्स। तो इसमें से क्या टिक करोगे आप? बहुत सारे कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 को, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा साइटोकाइन और साइटोकाइनिन तो शायद एक ही चीज है ना, तो वो क्या करके आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 को टिक करके आ जाते हैं। नहीं, आपने टिक करना है सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइंस को, ठीक है, साइटोकाइंस ऑप्शन होगा। और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये तो आप लोगों को पता है, जो हमने आरटीके जब किया था, ये उसके सिग्नल्स होते हैं ना, ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं। तो आपने इस चीज का बिल्कुल गौर करना है इस चीज पे आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, एनआरटीके के बारे में देख लिया कि वो होते क्या हैं, किस तरीके की उनके अंदर एक्टिविटी होती है ना, इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिव, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट होती है, और एंजाइम जो है उनके साथ में बाउंड होता है, कैसा, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू बाउंड होता है, बाउंड वही होता है साइटोसोलिक डोमेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद कुछ एंजाइम्स जो कि अगर हमने बात की जब कि इनके साथ में एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं नॉन कोवलेंटली, तो फिर उन एंजाइम्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से एंजाइम्स इनके साथ में नॉन कोवलेंटली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो ये पहले हमने बेसिक चीज देखी, उसके बाद हमने देख लिया कि कौन से सिग्नल्स हैं जो कि यहाँ इसके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे बाइंड करके आगे का सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे को जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो वो सिग्नल्स आपके ये हैं, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन, एरिथ्रोपोएटिन और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास है तो आरटीके भी, बट एनआरटीके की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एनआरटीके जो है वो हमारे इम्यून सेल्स के अंदर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और आपको पता है कि जो इम्यून सेल्स होते हैं वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो आपके इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, वो हाइपर स्टिम्युलेट होते हैं, देन उनका जो है वो फंक्शन होता है इम्यून सेल्स का, वो साइटोकाइन डिपेंडेंट होता है, राइट। उसके बाद क्लोनल एक्सपेंशन भी होती है उनके अंदर। तो इसलिए फिर हमें मतलब कि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ी अपने इम्यून सेल्स के लिए। उसके बाद देख लीजिए कि रेगुलेशन कैसे होती है आपकी एनआरटीके की, जो सिग्नलिंग होती है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेगुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिए रेगुलेशन ऑफ एनआरटीके सिग्नलिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एनआरटीके सिग्नलिंग। अगर आपको मैं हल्का सा पीछे लेकर के जाऊँ थोड़ा सा, तो जब हमने किया था अपना जीपीसीआर, तो उसके अंदर हमने रेगुलेशन देखी थी जी प्रोटीन की, कि किस तरीके से वो रेगुलेट हो रही थी, है ना। हमने कैसे देखा था कि जो जी अल्फा अपनी जीडीपी बाउंड स्टेट के अंदर होता है ना, उसके साथ में थोड़ा सा आपको बैक लेकर के जा रही हूँ अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो, ठीक है, बीटा गामा। उसके बाद फिर होता क्या था कि गैफ एक्टिविटी होती थी, है ना, कोई जो जीईएफ एक्टिविटी होती थी, और जी अल्फा जो है वो अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था, बीटा और गामा जो है वो इससे सेपरेट हो जाते थे। उसके बाद फिर हमने देखा था
क्या चीज़ देखी थी कि जब जी अल्फा जीटीपी अपना मेटाबॉलिक रेगुलेशन अपना काम करता था अलग से, और गामा बीटा जो है वो अपने अलग काम करते थे, ठीक है। उसके बाद जब फिर इनका काम खत्म हो जाता था तो होता क्या था कि एक GAP एक्टिविटी फिर स्टार्ट होती थी, उसके बाद जी गैप एक्टिविटी मतलब GTPase एक्टिविटी होती थी, और फिर वापस क्या होता था आपका जो जी अल्फा GTP है ये वापस जी अल्फा GDP बाउंड स्टेट में वापस आ जाता है, और बीटा और जो गामा है वो वापस एसोसिएटेड हो जाते हैं, और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी हमें सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है वो कवर करना है। उसकी ये तो हो गया आपका GPCR का, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, हमने RTK में देखा था, क्या चीज़ देखी थी RTK के अंदर कि इसके साथ में जो थे आपके रिसेप्टर, जैसे पहले तो ये सिंगली प्रेजेंट थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जब कोई भी सिग्नल आकर के बाइंड हो रहा था तो ये डाइमराइज हो रहे थे, है ना। डाइमराइज होने के बाद जो है फिर क्या हो रहा था, इनके जो कैटालिटिक और जो नॉन कैटालिटिक डोमेन है उनकी फॉस्फोराइलेशन हो रही थी, राइट। कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक डोमेन की फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो है साइटोसोल के अंदर से कुछ ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर SH2 डोमेन है वो यहाँ पे आकर के बाइंड कर रही थी, और फिर आगे की सिग्नलिंग जो है ये कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। तो ये था आपका RTK और GPCR का। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, रेगुलेशन ऑफ NRTK की सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया लास्ट का कि किस तरीके से हमने GPCR और RTK की रेगुलेशन को कवर किया था ना। अब हम क्या करेंगे, रेगुलेशन ऑफ NRTK सिग्नलिंग। तो देखिए NRTK की कैसे सिग्नलिंग होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करिए फिर से, जैसे आपने करी है अभी तक हर एक रिसेप्टर को ड्रॉ करने से पहले, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। हम वापस यही चीज अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक देखो लिगेंड बाइंडिंग साइट है एक तरफ, तो इसके ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इसका, और उसके बाद अंदर जो है वो कोई एंजाइम इसके साथ में नॉन कोवलेंटली एसोसिएट हो रखा है, और ये आ गया इसका साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए दिस इज द लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। लिगैंड बाइंडिंग डोमेन आ गया। उसके बाद फिर आ जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एंजाइम कौन सा एसोसिएटेड है, तो JAK, ठीक है। और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। दिस एंजाइम इज नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, एक्चुअली इसी एंजाइम की वजह से इन रिसेप्टर्स का नाम भी पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद इस टाइम पे रिसेप्टर जो आपका वो क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। इस टाइम पे रिसेप्टर कैसा है, इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा है। अब सिम इसी तरीके से इसका दूसरा भी साथी होगा जो कि इसी तरीके से इनएक्टिव पड़ा होगा ऐसे करके, है ना। इसके साथ में भी आपका एक एंजाइम इस तरीके से बाउंड स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो अभी एंजाइम कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अब जब सिग्नल आएगा, अब जब कोई सिग्नल आएगा, देखो ऐसे, और ये आ गया सिग्नल, और इस तरीके से, ठीक है। जब कोई भी सिग्नल आया तो अगेन जैसे हमारी RTK यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो कि हमने लास्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे वो डाइमराइज हो रहे थे वैसे ही ये भी डाइमराइज हो जाता है, ठीक है। कब, सिग्नल आने के बाद इस तरीके से डाइमराइज हो जाता है। और इसका जो इसका जो इसके ऊपर प्रेजेंट ये डोमेन्स है ना, कौन से, एंजाइम वाले जिनके साथ में एंजाइम बाउंड है नॉन कोवलेंटली, पहले तो उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और फिर एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन होने के बाद फॉस्फोराइलेशन होती है रिसेप्टर की, ठीक है। उसके बाद फिर रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन होती है। तो जब ये चीज कवर हो गई है तो फिर एंजाइम कैसा हो गया आपका, एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक्टिव हो गया फिर आपका एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन जो हुई है ना, ये ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन है, जैसे कि आपके RTK के अंदर हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जब फिर ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गई है तो फिर एंजाइम जो है वो एक्टिव है, मतलब रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो गया, अब ये अपना आगे का जो भी काम है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वही होगा सेम चीज की साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होंगी वो
आकर के इसके साथ में बाइंड करना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भी सेम ही कंडीशन है कि उनके अंदर भी यहाँ पे SH2 बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें कि रिसेप्टर किस तरीके से जो है वो रेगुलेट होता है उसकी एक्टिविटी, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है टू दैट ऑफ योर RTK। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सिग्नल पहले एब्सेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिग्नल एब्सेंट था तो रिसेप्टर अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर था। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आया, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है सिग्नल यहाँ पे सिग्नल अगर आया जाए, ठीक है, विद द अराइवल ऑफ द सिग्नल, तो क्या हुआ कि रिसेप्टर की कंफर्मेशन चेंज हो गई। ठीक है, और एक्टिव स्टेट के अंदर जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज था उन्होंने एक दूसरे को कर दिया ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेट। ठीक है, पहले जो है ये बात आपकी ध्यान रखने वाली कि पहले जो है वो एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद एंजाइम जब खुद फॉस्फोराइलेट हो जाएगा उसके बाद जो है फिर वो रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में एक्टिवेटेड जो एंजाइम है वो रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेगा। वही सेम चीज मैंने आपको बताई। अब लिख लीजिए कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एक्टिवेटेड बाय, ठीक है, कौन कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं विच आर एक्टिवेटेड बाय एक काम करते हैं, इसे हम सेंटर में कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स में भी हमें लिख लेना चाहिए, है ना, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा इसको फिर मेमोराइज करना, क्योंकि आपके वो इस तरह से नोट्स टाइप तैयार हो जाएंगे। तो इसे जो है इसमें लिख लीजिए, वर्डिंग में लिख लीजिए, जब सिग्नल एब्सेंट तो रिसेप्टर इन द इनएक्टिव स्टेट। तो देखो सिग्नल जब एब्सेंट है तो रिसेप्टर कैसा है, रिसेप्टर इज इन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो रिसेप्टर उस टाइम कैसा है, अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उसके साथ में जैक बाउंड है। ठीक है, रिसेप्टर ब्रेन एक्टिव स्टेट में है एंड जैक यानी कि जेनस काइनेज जो है, जैक इज बाउंड टू द रिसेप्टर। ठीक है, जैक इज बाउंड टू द रिसेप्टर। उसके बाद जैसे ही सिग्नल आएगा, ठीक है, विद द अराइवल ऑफ सिग्नल, आगे लिखो विद द अराइवल ऑफ सिग्नल, जैसे ही आपका जो है सिग्नल आता है तो वैसे ही क्या होता है, रिसेप्टर की कंफर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है। कंफर्मेशन ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ रिसेप्टर चेंजेस, और जब रिसेप्टर की कंफर्मेशन चेंज हो गई है तो रिसेप्टर गोज टू द एक्टिव स्टेट। ठीक है, और जब एक बार रिसेप्टर अपनी एक्टिव स्टेट में जा चुका है तो एक्टिव स्टेट में जो नॉन टायरोसिन काइनेज होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, जब ये अपने एक्टिव स्टेट में चला गया तो ये जब एक्टिव स्टेट में तो जो जैक है ना वो भी एक्टिव हो जाएगा, और उस टाइम पे क्या होगा, NRTK जो है वो फॉस्फोराइलेट करेंगे एक दूसरे को। NRTK यानी कि NRTK जो कि इस केस में आपका क्या है, जैक है, ये क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट ईच अदर, दे फॉस्फोराइलेट ईच अदर। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब जब इन्होंने फॉस्फोराइलेट कर दिया तो पहले इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फर्स्ट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम टेक प्लेस, फर्स्ट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस। ठीक है, ये जो एंजाइम मैंने यहाँ दिखा रखा आपको, ये वाला रेड कलर से, उसकी पहले फॉस्फोराइलेशन होती है, एंड वंस द एंजाइम इज फॉस्फोराइलेटेड तो एक्टिवेटेड एंजाइम देन डज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रिसेप्टर। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेटेड एंजाइम does the
phosphorylation of the receptor. ठीक है जी, कितना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जब हम GPCR को देख रहे थे उसके अंदर हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन ऐसे पाथवेज देखे थे जो कि GPCR रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा उस पर रिवाइज करें हल्का सा, तो कौन कौन से थे वो? एक था आपका RAS-MAP पाथवे, फिर था PIP3 AKT काइनेज पाथवे, ठीक है। उसके बाद हमने किया था थर्ड नंबर पे mTOR पाथवे, राइट, एंड फोर्थ हमने किया था IP3 DAG पाथवे। तो ये पाथवेज थे आपके GPCR रिसेप्टर्स के। उसी तरीके से फिर हमने जो आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज थे उनके भी रिसेप्टर्स कवर किए थे, है ना, सॉरी, उनके भी हमने सिग्नल डिस्कस किए थे कि कौन कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो कि ऑपरेट होते हैं थ्रू RTKs। तो RTK की हेल्प से जो पाथवेज वो हो रहे थे आपके, क्या हो रहे थे, ये सारे के सारे पाथवेज RTK के, ठीक है। देखो ये वाले थे RTK के, कर रहे हो मतलब रिवाइज, सही पकड़ लिया, है ना, वेरी गुड। उसके बाद GPCR के हमने कौन से देखे थे? GPCR में देखो हमने देखा था, एक तो हमने उसकी डिफरेंट सब यूनिट्स देखी थी पहले, तो ना, जैसे G-alpha-S देखी थी, G-alpha inhibitory, देन G-alpha transducin, देन G-alpha-Q, है ना। और इन डिफरेंट जो मतलब G प्रोटीन्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग पाथवेज भी फिर अलग थे। जैसे अगर हमने G-alpha-S की बात करें तो इसमें एक तो हमने एपिनेफ्रिन की सिग्नल देखी थी, है ना, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट घट रहा था उस टाइम पे इसका रोल आ रहा था। फिर हमने एक डीसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस देखा था, है ना, एक हमने डीसेंसिटाइजेशन का देखा था। फिर G-alpha इनहिबिटरी में हमने क्या देखा था? एसिटाइल कोलिन की सिग्नल देखी थी। उसके बाद G-alpha ट्रांसड्यूसिन में हमने वही जो आपके रॉड सेल्स वाला जो होता है ना, वो चीज देखी थी। देन G-alpha-Q के अंदर देखा था फॉस्फोलाइपेज C बीटा, है ना, ये चीज कवर की थी। तो ये था हमारा GPCR। अब जैसे इसके डिफरेंट सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवेज थे इन रिसेप्टर्स के, तो सिमिलरली उसी तरीके से आपका जो NRTK है वो भी तो एक आपका रिसेप्टर ही है ना, तो उसके थ्रू कौन कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज ऑपरेट होते हैं, अब हम उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, देन हमने RTK देखे थे, अब हेडिंग डाल लीजिए NRTK, लिख लीजिए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एक्टिवेटेड बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एक्टिवेटेड बाय नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो कौन कौन से पाथवेज हैं? एक तो आपका है JAK-STAT पाथवे, ठीक है, एक आ जाता है आपका JAK-STAT पाथवे, ठीक है। JAK-STAT पाथवे के बाद आता है RAS-MAP पाथवे, ठीक है। RAS-MAP पाथवे जो है वो हम NRTK के भी अंदर देखते हैं, है ना, हमने RTK के अंदर भी देखा था और ये इस पर पाथवे के अंदर भी है, ठीक है। फिर JAK-STAT के बाद आपका नेक्स्ट पाथवे है AKT काइनेज, या फिर आप बोल सकते हो PIP3 काइनेज पाथवे। इसी को जो है ना इस तरीके से भी बोल लेते हैं PIP3 AKT काइनेज पाथवे, या फिर AKT काइनेज PIP3 पाथवे, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। और एक आ जाता है आपका IP3 DAG फॉस्फोलाइपेज C गामा पाथवे, PLC गामा पाथवे, ठीक है। तो ये कुछ पाथवेज हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं NRTK से। अब देखो इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इसमें आपका जो JAK-STAT पाथवे है सिर्फ यही डिफरेंट है, और बाकी के जो 3 पाथवेज हैं दैट इज योर RAS-MAP पाथवे, AKT काइनेज PIP3 और IP3 DAG, ये तीनों बिल्कुल सिमिलर, मतलब कि ये वही पाथवेज हैं जो कि हमने
RTK के भी अंदर देखे थे, ठीक है। और सिर्फ जैक स्टैट है जो कि आपके लिए नया है, तो हम सिर्फ इसी को डिटेल के अंदर करेंगे, बाकी ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। बाकी भी सेम ही चीज़ है, बिल्कुल उसी तरीके से, फंक्शन भी बिल्कुल सेम है, जस्ट आपका जो जैक स्टैट वाला पाथवे है ना, सिर्फ यही डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें अब आप हमारे पास ऐड हो जाएगा क्या चीज़, इसके अंदर हमारे इसी स्लाइड के अंदर अब हम यहाँ भी ऐड कर देंगे NRTK। हम NRTK के भी अब हमें पाथवेज याद हैं, अब हम उन्हें भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लो NRTK। तो NRTK के अंदर क्या था आपका, एक तो जैक स्टैट, राइट, जैक स्टैट के बाद रैस मैप pathways, then PIP3 AKT kinase, ठीक है। और लास्ट वाला है IP3 बैग PLC गामा पाथवे। तो देखो ये आपको कंपैरिजन हो गया कि डिफरेंट जो रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू मीडिएट होने वाले डिफरेंट पाथवेज को हमने लर्न कर लिया। इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसलिए इसको एक स्लाइड के अंदर कर दिया क्योंकि एग्जाम आपको पाथवे का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पाथवे किस रिसेप्टर के थ्रू कंडक्ट होता है, तो आपको अगर ये लर्न होगा, ये एग्जाम्पल्स इस तरीके से याद होंगे, तभी फिर आप वहाँ पे जो है वो आंसर, सही आंसर को टिक कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना देखो जैक स्टैट पाथवे करेंगे, ठीक है। जैक स्टैट पाथवे को कवर करेंगे क्योंकि ये सारे हमने कवर कर रखे हैं। बाकी NRTK के अंदर आने वाले रैस मैप, PIP3 AKT काइनेज और IP3 बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपके RTK के अंदर थे। एक सिर्फ जो डिफरेंट है वो है आपका जैक स्टैट, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक आप इन जो आपके हो गए हैं कंप्लीट पाथवेज, उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।